Hello everyone, welcome back to the channel. You know that practice makes a man perfect and here we are with the another CTET PYQ वीडियो जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं अगस्त 2030 का पेपर 2 का बेसिकली CDP का सेक्शन। ठीक है, और ये हमारा इस पेपर का आखिरी सेक्शन है। इसके बाद हम अदर वीडियोस जो हैं उनको भी लेकर आएंगे आपके सामने सो दैट आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, वेदर यू आर फ्रॉम सोशल साइंस और मैथ्स और साइंस, आप इनमें कभी भी गलती ना करें। तो सीटेट PYQ सीरीज में हम आज का ये सेक्शन स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन, who among the following critique the concept of general intelligence and proposed an alternative theory of intelligence। जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से पढ़ें। यहाँ पर हमें देखना है किसने क्रिटिक किया है जनरल इंटेलिजेंस को। डायरेक्टली ये नहीं देखना कि इसमें जनरल इंटेलिजेंस पूछा है तो हम इसको डायरेक्टली वो कर देते हैं, टिक कर देते हैं। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस के बारे में किसने बात करी है ये नहीं पूछता है, ये कहता है किसने इसकी आलोचना की है। ठीक है, किसने क्रिटिक किया है इसको, और उसके बाद अपनी ऑल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है। तो यहाँ पर ऑप्शन है जीन पियाजेट, हार्वर्ड गार्डनर, ली वाइगॉट्स्की एंड चार्ल्स स्पेरमैन। अगर आप देखें तो चार्ल्स स्पेरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने जनरल इंटेलिजेंस की बात करी है, पर इन्होंने क्या पूछा है, क्रिटिक पूछा है। तो हम जानते हैं कि जीन पियाजेट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है और ली वाइगॉट्स्की ने क्या दिया है, सोशो कल्चरल थ्योरी दी है। उन्होंने कहीं पर भी ये दोनों ही जो थ्योरीज हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करती हैं, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर रुचि डालती हैं, लेकिन जनरल इंटेलिजेंस की बात नहीं करती हैं। अगर इंटेलिजेंस की थ्योरीज दी हैं तो वो हार्वर्ड गार्डनर और चार्ल्स स्पेरमैन ने दी है। इसमें से आप जानते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस किसने दिया है, चार्ल्स स्पेरमैन ने दिया है, तो वो अपनी ही थ्योरी को तो क्रिटिक करेंगे नहीं। तो ये आंसर क्या है इसका, हार्वर्ड गार्डनर। सिंपल आंसर, अगर आपको नहीं भी पता है लेकिन आपको बाकी थ्योरीज पता है तो ही आप इसके आंसर पर इस तरीके से पहुंच सकते हैं। अब देखिए, चार्ल्स स्पेरमैन ने जो थ्योरी दी थी वो 2 फैक्टर से रिलेटेड दी थी, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस की बात करी और उन्होंने एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की बात करी जिसे उन्होंने एस नाम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हर किसी में एक जनरल इंटेलिजेंस होती है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल किसी एक पर्टिकुलर एरिया में एक्सेल करता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसका S1 उसके साथ जुड़ जाता है या फिर S2 उसके साथ जुड़ जाता है। तो हर जनरल इंटेलिजेंस के साथ एक उसका स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जुड़ जाता है जो उसको एक सर्टेन काइंड ऑफ एबिलिटी को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अगर इंडिविजुअल वर्बल, इंडिविजुअल स्पेशल, इंडिविजुअल न्यूमेरिकल, इंडिविजुअल मैकेनिकल, अगर कोई इंडिविजुअल है जो वर्ड्स का उच्चारण अच्छा करता है, अच्छे पैराग्राफ्स या सेंटेंसेस लिखता है, या वो पोइट्री करता है, दीज काइंड ऑफ इंटेलिजेंस कम एज अ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ये कहते हैं चार्ल्स स्पेरमैन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्टूडेंट परफॉर्म्स इन मैथमेटिक्स कुड बी ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस। कि बच्चा अगर मैथमेटिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हो सकता है इसकी जनरल इंटेलिजेंस के कारण हो सकता है। बट हिज स्पेसिफिक न्यूमेरिकल एबिलिटीज, ठीक है, अगर वो मैथ्स में अच्छा कर रहा है इट मीन्स उसकी जनरल इंटेलिजेंस है। ठीक है, प्लस साथ में क्या होगा, उसकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटीज हैं वो भी उसको हेल्प करेंगी। तो यहाँ पर स्पेसिफिक न्यूमेरिकल एबिलिटीज एक स्पेसिफिक है तो वो इसके साथ जुड़ जाएगी जनरल इंटेलिजेंस के साथ, तभी वो अच्छा करेगा। सिमिलरली अगर लिटरेचर की बात करें, मे बी बिकॉज ऑफ G+S2 फैक्टर, कैसे, एंड इन साइंस इट मे बी बिकॉज ऑफ G+S3 फैक्टर एंड सो ऑन। तो जितना भी हम किसी भी चीज में एक्सेल करते हैं या किसी भी चीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारा एक स्पेसिफिक फैक्टर्स अपनी जनरल इंटेलिजेंस में साथ में जुड़ जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, चार्ल्स स्पेरमैन के द्वारा दी गई थ्योरी है जिसे 2 फैक्टर थ्योरी कहते हैं, जिसमें उन्होंने जनरल प्लस स्पेसिफिक इंटेलिजेंस की बात करी है। वेरएज अगर हार्वर्ड गार्डनर की बात करें तो उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है और उन्होंने कहा है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमारी मल्टीपल एबिलिटीज से फॉर्म होती है। उन्होंने इस प्रकार की 8 इंटेलिजेंसेस शुरू में दी थी और उन्होंने 9वीं की भी बात करी थी। इनमें कौन कौन सी शामिल है, लिंग्विस्टिक, म्यूजिकल, स्पेशल, इंट्रापर्सनल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक एंड नेचुरलिस्टिक, यार्ड, और बाद में उन्होंने एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस की भी बात करी थी। ठीक है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वेरएज इन्होंने क्रिटिक किया दिस थियरी और उन्होंने अपनी एक ऑल्टरनेटिव जिसे हम कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी बाद में दी।
गार्डनर प्रपोज दैट इंडिविजुअल्स हु एक्सेल इन वन एबिलिटी वुड लैक इन अनदर। उनका कहना था कि कोई भी एक इंडिविजुअल अगर किसी एक उसमें अच्छा कर रहा है, किसी एक एबिलिटी को अच्छा प्रस्तुत कर रहा है, तो दूसरे में उसकी कमी होगी। वेरएज उसके रिजल्ट्स ने ये बताया कि जितने भी इंटेलिजेंस होती हैं, ईच ऑफ हिज 8 इंटेलिजेंस कोरिलेट पॉजिटिवली विद ईच अदर, कि ये एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती हैं, जो भी इन्होंने 8 इंटेलिजेंसेस का जिक्र किया था। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस हैपेंड। जब भी कोई थियरीज आती थी साइकोलॉजी की, तो हमेशा कोई ना कोई क्रिटिक आता था एंड लेटर ऑन उस पर फिर स्टडी होती थी और फिर एक नई थियरी आती थी, एंड दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर पहले से ऑलरेडी मार्क है, लेट्स डू दिस। लॉरेंस कॉलबर्ग्स थ्योरी हैज बीन क्रिटिक बाय कैरल गिलिगन। ओके, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि पार्ट ए के अंदर या फिर कहीं पेपर 1 के अंदर ये क्वेश्चन सेम ही पूछा था, लेकिन उसमें इनका नाम नहीं दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा था कि किसने क्रिटिक किया है लॉरेंस कॉलबर्ग की थियरी को, तो उसका आंसर था कार्ल गिलिगन। अब उन्होंने पूछा है कि क्यों किया था, हमने लास्ट ही वीडियो में इसको डिस्कस किया था, अगर आप ने वो देखी होगी तो यू कैन एक्चुअली आंसर दिस वेरी नाइसली। ठीक है, अभी यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ये जेंडर डिफरेंसेस है, आंसर तो ऑलरेडी मार्क है। तो जब कार्ल गिलिगन की हम बात करें तो उन्होंने जो उसको क्रिटिक किया था, उन्होंने कहा था कि दिस इज बेसिकली बिकॉज कि उन्होंने फीमेल्स को इसमें सही से इंक्लूड नहीं किया था और फीमेल्स का इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं था, उन्होंने उसका पर्सपेक्टिव इसमें नहीं बताया, इट वाज मेनली मेल सेंट्रिक, तो इसी की वजह से उन्होंने इस थियरी को क्रिटिक किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, दिस इज मोर अबाउट मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो लॉरेंस कॉलबर्ग ने दी है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्ल गिलिगन क्रिटिसाइज्ड लॉरेंस कॉलबर्ग्स थ्योरी स्टेटिंग दैट इट वाज बायस्ड टुवर्ड्स मैन। गिलिगन स्टेटेड that his theory was derived only studying man and did not count into a women's way of thinking and pattern of behavior। तो women किस तरीके से सोचती हैं, उनका क्या पैटर्न है, क्या बिहेवियर है, वो उसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा, एंड इट वाज ऑलरेडी या इट वाज फुल्ली डिराइव टुवर्ड्स मैन। ठीक है, अगर हम स्टेजेस की बात करें, जो मोरल डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, तो इसमें उन्होंने मेनली 3 स्टेजेस की बात करी है। शुरू होते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज से, कन्वेंशनल एंड देन पोस्ट कन्वेंशनल। जब प्री कन्वेंशनल स्टेज में होते हैं तो यहाँ पर बच्चा मोरल रीजनिंग करता है, जिससे कि उसको कुछ इनाम मिल सके या वो पनिशमेंट उसको ना मिले। इन 2 चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपने जो व्यवहार है उसको प्रस्तुत करता है। यहाँ पर बच्चे की उम्र 3 से 7 वर्ष की होती है। आते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, जो है कन्वेंशनल स्टेज। यहाँ पर बच्चा 8 से 13 वर्ष की आयु का होता है और उसके एक्सटर्नल एथिक्स, जो सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं, उसी को आधार मानते हुए वो अपने बिहेवियर्स शो करता है। आते हैं पोस्ट कन्वेंशनल पर, जहाँ पर अडल्टहुड होता है। यहाँ पर बेसिक जो मॉरल रीजनिंग होती है वो पर्सनल एथिक्स पर होती है, हमारे पर्सनल सोसाइटल कॉन्ट्रैक्ट पर होती है, हमारी पर्सनल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर होती है कि हमारे हिसाब से क्या चीज़ सोसाइटी में ठीक है एंड हमको क्या सपोर्ट करना है, क्या चीज़ सपोर्ट नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर वांट्स टू हेल्प हर स्टूडेंट्स डेवलप मेटाकॉग्निटिव स्किल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज वुड बी मोस्ट इफेक्टिव। कि टीचर अपनी क्लास में मेटाकॉग्निटिव स्किल्स जो है उनको बढ़ाना चाहती है बच्चों के अंदर, तो इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो उसको हेल्प करेगी। सबसे पहले इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेटाकॉग्निटिव स्किल्स कौन सी होती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको वो भी नहीं पता है तो किस तरीके से हम इस आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, पहले हम इसके ऑप्शन देख सकते हैं। प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट ग्रेड्स एंड फीडबैक टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। हम सिर्फ ग्रेड्स देखकर स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर दें, इससे हम मेटाकॉग्निटिव स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। इससे तो हम बच्चे का जो रिवॉर्ड वाला फैक्टर है सिर्फ उसी को बढ़ा सकते हैं, तो ये सही आंसर नहीं है। ठीक है, encouraging students to reflect their own learning and evaluate their progress, कि हम बच्चे को क्या करें, encourage करें कि वो अपनी लर्निंग जो है उसके बारे में चिंतन करें, उससे अपने आप से स्वयं सीखे और अपनी प्रगति का खुद से क्या करे, मूल्यांकन करें, इवेल्युएट करें कि मैंने क्या सही किया है, क्या गलत किया है। वेरी नाइस। असाइनिंग टेक्स्ट टू स्टूडेंट्स टू मेमोराइज देम, कि हम रटने के लिए बच्चों को टेक्स्ट दे दें और अनकरेज करें उनको कि वो रिपीट करें इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ये तो कोई से भी स्किल को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता सिवाय रट्टा मरवाने के, और बच्चे को मेमोराइज कराने के लिए, रट के कुछ काम करने के लिए, वो हमारी एजुकेशन का एम नहीं है।
प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद डिटेल एंड प्रिस्क्रिप्टिव इंस्ट्रक्शन फॉर ऑल लर्निंग टास्क। बच्चों को इतना गहरा और इतना डिटेल्ड में एक बड़ा सा चिट्ठा उनको दे दें कि आप इस तरीके से अपने लर्निंग टास्क करेंगे। जब हम इतना सब कुछ बच्चों को गाइड कर देंगे तो बच्चे अपने आप को परफॉर्म कैसे कर पाएंगे, वो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कैसे हो पाएंगे। तो दिस इज नॉट द एक्चुअल वे। ठीक है, अब आपको नहीं पता मेटाकॉग्निटिव स्किल क्या होती है, बट आपको ये पता है कि तीनों जो फैक्टर्स हैं या जो तीनों ऑप्शंस हैं यहाँ पे जो हमने काटे हैं, वो कहीं से भी हमारी लर्निंग का ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं करते। एक ही ऑप्शन है जो हमारी लर्निंग का ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और यही है हमारा सही आंसर। देखिए, मेटाकॉग्निटिव स्किल्स वो स्किल्स होती हैं जब बच्चा अपनी ही लर्निंग के बारे में सोचता है, चिंतन करता है। वह ये सोचता है कि मैं किस तरीके से इसको बेहतर कर सकता हूँ, अपनी गलती को कैसे सुधार सकता हूँ, कितना अभी मेरा लेवल है और मुझे कितना करना है। जब अपने ही बारे में, अपनी थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करते हैं, दैट इज मेटाकॉग्निशन। ठीक है, और ऐसी स्किल्स को बढ़ाने के लिए टीचर क्या कर सकती है कि बच्चे को उनकी लर्निंग को इवैल्यूएट करने दे, उनके लर्निंग के बारे में चिंतन करने दे और उनको प्रोत्साहित करे ऐसा करने के लिए, एक दूसरे से पूछने के लिए, अपने आप पर ध्यान देने के लिए, अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के लिए। दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजुकेशन, राइट। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन। तो यहाँ पर असर्शन क्या है, टीचर शुड आस्क स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग द कॉन्सेप्ट। कि शिक्षकों को अवधारणा को मजबूत करने के लिए छात्रों से अवधारणा के अपने उदाहरण और गैर उदाहरणों की पहचान कराने के लिए कहा जाए। रीजन क्या है कि क्यों कहा जाए कि स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्पल या नॉन एग्जाम्पल्स को आइडेंटिफाई करें, जिससे कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाए। कि बच्चे अगर कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो वो अपने एग्जाम्पल्स दें, अपनी भाषा में अपने तरीके से एग्जाम्पल्स दें। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट है, ये इसलिए टीचर करिए कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाए, अच्छे से मजबूत हो जाए, फिक्सेशन हो जाए। इसका रीजन क्या है, थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स लीड टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हाइल नॉन एग्जाम्पल्स टेंड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स। कि जब हम एग्जाम्पल्स के बारे में सोचने के लिए कहते हैं बच्चों को, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत हो जाता है, अवधारणा मजबूत हो जाती है, जबकि गैर उदाहरण जो है वो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। ये इसका रीजन है क्या। अब ये देखिए कि अगर हम एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल्स में बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करना सिखा रहे हैं कि अगर पानी किस लिए गर्म होता है, पानी में अगर आग लगा रहे हैं नीचे से या उसको हीट कर रहे हैं तो पानी गर्म होने लगेगा, इससे उसके वेपर्स आएंगे। ठीक है, दूसरा ये एक एग्जाम्पल हो गया, हम कह रहे हैं कि पानी में भाप आ रही है, ठीक है, पर हमने गैस तो ऑन करा ही नहीं है ना। या कुछ चीजें होती हैं जिसमें भाप नहीं आती है, तो कुछ लिक्विड है सा मान लीजिए, या कुछ ठोस चीज रखी हुई है, तो ये भी तो नॉन एग्जाम्पल है। ये सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना होता है। इट इज नॉट अ वेरी गुड एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ अभी, बट अगर आप बच्चे को कहें कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, मैं आगे चल रही हूँ और जब गाड़ी में हम बैठे हैं, तो बस में बैठे हैं, तो जब ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो एक फोर्स लगा और इससे हम पीछे आ गए, है ना। या जब आपने पैर घिसा या बॉल को रगड़ा और बॉल थोड़ी देर तक धीरे धीरे चलने के बाद रुक जाती है, दैट इज फ्रिक्शन। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आपने किसी डोर को पुश किया और डोर थोड़ी देर बाद जाके रुक गया, लेकिन फिर भी उसमें फ्रैक्शन नहीं था, है ना। तो ये एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। बच्चा इसे आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये इसका एग्जाम्पल है और ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से बनता है और ये इसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता, तो वो उसको उसके कॉन्सेप्ट को सीखने में ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो नॉन एग्जाम्पल्स बच्चों को कंफ्यूज नहीं करते हैं, बल्कि ऑल और क्लियर कर देते हैं उस कॉन्सेप्ट को। तो हमारा ये तो ठीक है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ तक तो था, बट यहाँ के बाद नहीं हुआ। तो हमारा जिसमें ए सही हो और आर फॉल्स हो जाए वही हमारा आंसर होगा। पहला ऑप्शन क्या है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस पेपर का आखिरी क्वेश्चन है ये, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट स्टूडेंट्स लर्न बेटर इफ अ टीचर। के जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग कहते हैं कि स्टूडेंट अच्छा सीखेगा अगर टीचर इनमें से कौन सा काम करे। तो सबसे पहले फर्स्ट इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट इन इट्स सिंबॉलिक फॉर्म एंड देन मूव्स टू इट्स फिजिकल फॉर्म। कि टीचर पहले क्या करे, कॉन्सेप्ट को एक उसका जब परिचय देती हैं तो एक अवधारणा के रूप में उसको दे दें, मतलब छोटा सा सिंबलिक फॉर्म दे दें उसका, और बाद में उसके फिजिकल फॉर्म की तरफ जाए। ठीक,
फर्स्ट डिस्कसेस व्हाट इज नॉट नोन टू द स्टूडेंट्स एंड देन कम्स टू द व्हाट द स्टूडेंट ऑलरेडी नोज, कि पहले हम बच्चों को वो चीज सिखाएं जो उनको नहीं पता है और उसके बाद उनको वो बताएं जो उनको पता है। अगर हम उनको स्टार्टिंग में ही कोई भी नया कॉन्सेप्ट दे देंगे तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको उसमें इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो हम हमेशा शुरू किससे करते हैं, जो उसको ऑलरेडी पता है, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है ना उस पर ही आधारित हम अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। First introduces the concept overall and then moves on to the intricacies of it, कि पहले तो हम इंट्रोड्यूस कर दें कॉन्सेप्ट को और उसके बाद हम उसके अंदर जो हैं जो डिटेल्स हैं उस पर जाएं। ये सही तरीका हो सकता है कि देखिए अभी तक हमने फोर्थ ऑप्शन नहीं पढ़ा, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब हम ऑलरेडी प्रीवियस नॉलेज पर काम कर रहे हैं तो उसके बाद हम अपने आज के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर देंगे कि आज हम इस तरीके की कोई कहानी पढ़ने वाले हैं जिसमें ऐसा ऐसा होता है, और बाद में हम क्या करें, चैप्टर को रीड करें, है ना। तो ये बेटर वे है, दिस इज द करेक्ट वे। फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं। फर्स्ट डिस्कसेस द कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ लॉजिक एंड रीजन एंड देन ग्रांट्स अपॉर्चुनिटी टू वेरीफाई द आइडियाज। तो पहले हम क्या करें कि हम कॉन्सेप्ट को पहले लॉजिक रीजन लगा के सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर दें और उसके बाद हम आइडियाज बनाएं कि क्यों ये ऐसा हुआ। हम पहले ये ना बताएं कि अगर हम नीचे से गैस ऑन करेंगे तो पानी ऊपर गर्म हो जाएगा, हम पहले ये ना बताएं। हम पहले उनको बताएं कि जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होता है और उसके बाद हम बताएं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब हमारे कौन से ऑप्शंस बचे, ऑप्शन 3 एंड फर्स्ट। अब देखिए अगर हम उसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में दे देंगे और बाद में फिजिकल फॉर्म पर आएंगे तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। मान लीजिए कि हमको बच्चे को टमाटर पढ़ाना है, दिस इज अ रेड टमाटो, और हम क्या कर रहे हैं, बच्चे को पहले बता रहे हैं कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो रेड होता है ना, और स्पेसिफिकेशंस बता रहे हैं। अगर बच्चा छोटी क्लास में है तो वो वैसे ही कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आप उसको टमाटर का फ्लैश कार्ड दिखाएं या टमाटर दिखाएं तो आप उसको कह सकते हैं दिस इज अ टमाटो, दिस इज ऑफ रेड कलर, है ना, यू कैन टच इट, यू कैन डू दिस एंड यू कैन मेक वेजिटेबल्स, और जो भी है आप उससे बना सकते हैं, अपना सैंडविच बना सकते हैं, सो मेनी थिंग्स। तब वो सिंबलिक फॉर्म आता है। तो हम पहले फिजिकल फॉर्म जाएंगे, पहले कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ही तो जाएंगे, तो ये भी हमारा कट हो जाता है। राइट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे और बाद में उसकी डिटेल्स पर जाएंगे, उसके एब्स्ट्रैक्टनेस पर जाएंगे। दिस इज द राइट आंसर। इस पेपर के सीडीपी सेक्शन का दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। अब तक हम सीडीपी को थरली कवर कर चुके हैं एंड आई होप कि आपको वो समझ आया हो, एंड आई होप सो कि आपको ये सीरीज जो है वो हेल्पफुल लग रही हो। एंड इफ यू थिंक सो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल कंटिन्यू टू सी इन अदर वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।